हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है श्री परमाहंस योगानंद जी की, जो एक लेजेंडरी फिगर है, एक स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं और इसके नाम से हर एक व्यक्ति वाकिफ़ है जो आध्यात्म की दुनिया से जुड़ा है। तो इस कुंडली का विश्लेषण करने का ये रीज़न था कि लोगों को परमहंस योगानंद जी से जोड़ना, स्पेशली जो जिन्होंने इनके बारे में नहीं सुना है या सुना है लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो कुंडली का विश्लेषण एक बहाना है कि उनके बारे में भी हम बताया जाए कि वो कितने महान व्यक्तित्व के एक स्पिरिचुअल गाइड, लीडर, गुरु थे। तो परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 गोरखपुर में हुआ था। और इनके बारे में अगर हम और बोलें तो ये बेसिकली इन्होंने योगा का मूवमेंट वेस्ट में शुरू किया। इन्होंने स्थापना की, धर्म की स्थापना के लिए जाना जाते हैं। और इनकी किताब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और अगर आपने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए। इस किताब ने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, बहुत लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है। और मैंने भी ये किताब बहुत साल पहले पढ़ी थी और इस किताब को पढ़ के बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में आप पहुंच जाते हैं कि एक योगी के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे लाइफ में, किन किन लोगों से परमहंस जी मिले लाइफ में, कैसे उनसे इंस्पायर हुए और क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। और बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि जो जिसका बहुत कम वर्णन होता है कि आदमी की जो सोल की यात्रा है वो क्या कैसे रहती है। क्रिया योग के बारे में वो बताते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस बड़े बड़ी हस्तियों के साथ कैसे रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत किताब है और बिल्कुल ही आपके कहते हैं सारे विचार खोल देती है। और इसकी मेन जो मुझे अट्रैक्ट किया इस किताब ने, उसकी ऑनेस्टी है, जिस तरह से उन्होंने लिखा है। ये जो इनके बेसिकली जो लैंग्वेज है वो इतनी ऑनेस्ट है और इतनी प्रोफाउंड है कि ये बहुत ही इम्पैक्ट छोड़ती है। तभी ये किताब स्टीव जॉब्स की भी फेवरेट किताब थी। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, तो वो जो डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स इन चीज़ों में ज़्यादा और बिज़नेस में ज़्यादा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस किताब ने उनको बहुत इंस्पायर किया। ये किताब वो हर साल पढ़ते थे और उनका ये भी कहा जाता है और ये डॉक्यूमेंटेड है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये किताब की सारी कॉपियाँ जो भी फ्यूनरल में आते हैं उनको दी जाए, क्योंकि स्टीव जॉब्स को कैंसर हुआ था, उससे उनकी डेथ हुई, लेकिन उन्होंने ये किताब की कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कराई और 500 कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उनके डेथ में। तो ये दिखा था कि कैसे टेक्नोलॉजी वाले लोग भी इससे बहुत, और बिजनेस वाले कम्युनिटी में भी लोग इससे बहुत इंस्पायर हुए। हम नहीं जानते कि उनको किस बात ने इंस्पायर किया, लेकिन हो सकता है कि जो एक थिंकिंग है कि थिंक बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये किताब ने ज़रूर उनको इस बात में प्रभावित किया होगा, तभी उन्होंने एप्पल फ़ोन का भी इजाद किया। और ऐसा कभी लोगों ने इतना बढ़िया फ़ोन देखा नहीं था। तो इस किताब ने सब तरह से लोगों को प्रभावित किया, या तो बिज़नेस में हो या आपकी आध्यात्मिक जर्नी में। तो अब ज़्यादा डिले ना करते हुए इनकी कुंडली पे हम नज़र डालते हैं। तो 2 कुंडलियाँ फ्लोट कर रही हैं इंटरनेट में, एक में वो कर्क लगन की है और एक में सिंह लगन की है। लेकिन हमने कर्क लगन की कुंडली इसलिए ली है क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ उनका कहीं पे भी रजिस्टर्ड टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। हमने चेक किया था इंटरनेट पे। तो लोगों ने अपने इवेंट्स के हिसाब से और उनके बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स के हिसाब से कुंडलियाँ बनाई हैं और उसी हिसाब से हम भी चलेंगे। तो हमें लगा कि प्लैनेट्स की पोजीशन ये बेस्ट डिनोट करती है उनके नेचर, व्यक्तित्व को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कुंडली बनी है। तो अगर हम देखें तो कर्क लगन के जातक ज़्यादातर बहुत ही सेंसिटिव, केयरिंग, नर्चरिंग किस्म के लोग होते हैं और कंपैशनेट होते हैं, और यही उनके बिहेवियर में भी दिखता है। अगर हम देखें तो गुरु की भी दृष्टि इनके लगन पे है, उच्च की दृष्टि, तो ये आदमी को बहुत ही व्यक्तित्व का प्रबल और गुणवान बनाती है और विजडम में बहुत आदमी अच्छा माना जाता है। तो ये उनके नेचर में रिफ्लेक्ट करता है। और उनका जो कद काठी भी देखे तो काफ़ी वो बलिष्ठ थे, वो स्ट्रांग थे। तो ये मंगल की वजह से भी होता है, जो मंगल काफ़ी वेल प्लेस्ड है। और गुरु की दृष्टि पड़ी है तो थोड़े थोड़े वो प्लम्प भी थे अगर हम देखें तो। ये गुरु की वजह से भी होता है, जो गुरु की जिसमें भी गुरु अच्छा होता है, जिस जातक में या लगन पे दृष्टि होती है, तो वो थोड़ा आदमी देखें तो वो थोड़ा बहुत बलिष्ठ और थोड़ा प्लम्प साइड पे ज़्यादा रहता है। अगर हम उनके दूसरे भाव में दृष्टि डालें, यहाँ पे चंद्र विराजमान है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्र माता का भी कारक होता है। राहु की दृष्टि पड़ने से थोड़ा बहुत ये आदमी को
परेशानी ज़रूर करता है, और उनका जो हम देखें बचपन शायद डिफ़िकल्टी में बीता हो सकता है। तो राहु की दृष्टि माता का भी थोड़ा प्रॉब्लम करती है, और धन से हो सकता है कि उनको बचपन में धन की कमी रही हो। अगर हम तीसरे भाव में जाते हैं, वहाँ शनि विराजमान है और गुरु मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये पराक्रम का भी भाव है और ये भाव को मजबूत कर रहे हैं। और तीसरे भाव का स्वामी बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है छठे भाव में। तो ओवरऑल देखें तो पराक्रम का भाव भी काफ़ी मजबूत है, और गुरु की दृष्टि भी इसको अच्छा कर रही है। अगर हम चौथे भाव पे नज़र डालें तो यहाँ पे केतु विराजमान है, और केतु हम जानते हैं कि चौथा भाव जो होता है वो सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान, इस सब का भाव होता है। लेकिन यहाँ पे केतु विराजमान है तो दिखाता है ये जातक ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहे, क्योंकि वो सन्यासी थे तो काहे का इंटरेस्ट रहेगा इन सब चीज़ों में। और वो अपने घर से भी दूर रहे, और हम जानते हैं बाद में अमेरिका चले गए, काफ़ी टाइम घर से दूर रहे। तो चौथा हाउस में केतु कई बार आपको अपने घर से दूर ले जाता है। अगर हम उनके पांचवें भाव पे दृष्टि डालें तो यहाँ पे शुक्र विराजमान है, और पंचमेश का भाग्य भाव में जाना अच्छा माना जाएगा, तो इनका एजुकेशन भी अच्छी रही। और क्रिएटिविटी का भी भाव है, तो क्रिएटिविटी में शुक्र अगर पांचवें भाव में विराजमान है तो क्रिएटिविटी भी उनकी अच्छी थी। उन्होंने किताब भी लिखी, उनकी फेमस किताब, तो ये हम अच्छा कहेंगे पांचवें भाव को। एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा है। छठा भाव में सूर्य और बुध विराजमान है, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, और षष्टेश का धर्म भाव में जाना ये दिखाता है कि उनके धर्म से संबंधित कार्य करेंगे। और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का तो होता ही है, लेकिन ये छठा भाव सर्विस का भी होता है, तो उन्होंने सेवा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। तो सिक्स हाउस काफ़ी अच्छा है। और बाकी इंपॉर्टेंट भावों पे दृष्टि डालें तो अगर नाइन्थ हाउस का हम धर्म का भाव है, वो गुरु स्वराशि है, तो ये बहुत अच्छा है, मंगल के साथ है। तो ओवरऑल ये, और शनि की भी दृष्टि, तो प्रवज्य योग का भी निर्माण हो रहा है, तो ओवरऑल ये धर्म का भाव बहुत मजबूत है। और उनके गुरु से भी बहुत सपोर्ट मिला। उनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी महाराज, तो उनसे भी उनको उनके गुरु भी मिले। तो तभी ये कारण है हमने चंद्र लगन की कुंडली ली, क्योंकि गुरु उनके नाइन्थ हाउस में धर्म की स्थापना पे भी एक तरफ इंडिकेटर देते हैं, और गुरु नाइन्थ हाउस में बहुत अच्छे माने जाते हैं। उन्होंने टीचर भी बने, उन्होंने दुनिया भर में योग का विस्तार किया, तो ये गुरु के कारण हुआ। उनका गुरु बहुत ही स्ट्रांग है। अगर टेंथ हाउस में हम दृष्टि डालें, यहाँ राहु विराजमान है। राहु का टेंथ हाउस में जाना आदमी को बहुत ही वर्कहॉलिक बनाता है, तो अपने कार्य से बहुत आदमी समर्पित रहता है। और दशमेश का जो मंगल है, उनका नाइन्थ हाउस में जाना ये बहुत अच्छा ये दिखाता है कि आदमी का कार्य धर्म से संबंधित, फिर नाइन्थ हाउस धर्म से संबंधित है, तो उनका जो कार्य है वो धर्म से रिलेटेड रहेगा। और एक तरह से नवमेश और दशमेश का साथ युति में आना नाइन्थ हाउस में गुरु और मंगल का एक धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण कर रहा है, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो इस योग के द्वारा कई लोग कई कुंडलियों में देखा गया है कि नाइन्थ और टेंथ हाउस के अगर स्वामी का कंजंक्शन होता है, तो ऐसे लोग अपने ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या फाउंडेशन बनाते हैं, और जो कि उन्होंने किया फॉरेन जाके। और नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होना ये भी दर्शाता है कि ये इनका नाइन्थ हाउस ट्रैवल का भी हम कह सकते हैं हाउस है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी इन्होंने की, तो ये नाइन्थ हाउस इनका ने वो फैसिलिटेट किया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। और ट्वेल्थ हाउस में अगर दृष्टि डालें तो सूर्य बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो ये अच्छा कर रहे हैं। तो ट्वेल्थ हाउस में वो हम देखते हैं विदेश जाके सेटल भी हो गए, फिर लास्ट के 32 ईयर्स उन्होंने विदेश में ही कार्य किया धर्म की स्थापना का, आध्यात्मिक स्थापना का। और ओवरऑल इस कुंडली को हम देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कुंडली है। एक दो योग और जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि चतुर्देश का पंचम में जाना एक अच्छा केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण कर रहा है। तो ओवरऑल ये कुंडली काफ़ी ज़बरदस्त है। गुरु उनके जो प्लैनेट है उसने उनको बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गए। मंगल का भी बहुत योगदान रहा। सूर्य बुध भी इनके अच्छे रहे। तो ये तो थी परमहंस योगानंद जी की कुंडली। और अगर हम विंशोत्तरी दशाओं पे दृष्टि डालें तो केतु की जो दशा शुरू हुई, सबसे पहले केतु की दशा शुरू हुई, जो थोड़ी बहुत दिखाता कि स्ट्रगल पीरियड इनका रहा, फाइनेंशियल कुछ डिफ़िकल्टीज भी रही होंगी, तो बचपन का पीरियड थोड़ा स्ट्रगल का रहा होगा। उसके बाद शुक्र की दशा शुरू हो गई। शुक्र में उनकी जो फिफ्थ हाउस में है, तो एजुकेशन का भाव, उनके एजुकेशन इस टाइम पे अच्छी रही, उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया। और शुक्र में मून के टाइम पे इनकी माता जी का निधन हुआ 1904 के आसपास। उसमें शुक्र में मून की अंतर्दशा चल रही थी, चंद्र की अंतर्दशा। और एजुकेशन खत्म होने के बाद उनकी सूर्य की
महादशा शुरू हुई और सूर्य की महादशा में हम देखेंगे सूर्य छठे भाव में है और उन्होंने अब सेवा का कार्य शुरू किया और सूर्य की दृष्टि इनके 12वें भाव में भी है और 1920 के आसपास ये फॉरेन चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने फिर अपना कार्य शुरू किया। तो सर्विस का कार्य और फॉरेन का सेटलमेंट दिखाता है इस सूर्य की महादशा के टाइम। उसके बाद चंद्र की महादशा शुरू हुई और मंगल की, तो मंगल भी इनका अच्छा वेल प्लेस्ड है, तो धर्म का भाव इनका एक्टिवेट रहा और उस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। और राहु के महादशा के टाइम इनकी निधन हुआ जो 1952 7 मार्च के आसपास हुआ। तो उस टाइम जब उन्होंने महासमाधि ली तो उस टाइम पे राहु में केतु चल रहे थे और शनि की साढ़े साथी भी चल रही थी। तो लास्ट फेज था शनि की साढ़े साथी, उस टाइम पे इन्होंने अपनी महासमाधि ली। तो फ्रेंड्स, ये तो थी परमहंस योगानंद जी की कुंडली इन अ नटशेल। और मेन आइडिया यही था इस कुंडली का कि आप परमहंस योगानंद जी की टीचिंग से जुड़िए, आप उनके किताब ज़रूर पढ़िए और ये किताब को हर तरह से लाभ करेगी और आपके चक्षु खोलेगी कि क्या क्या दुनिया में पॉसिबल है जो हमें दिखाई नहीं देता। और ये बहुत ही इंस्पायरिंग किताब है, स्पेशली जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं। और एक लिंक वीडियो का भी दिया है जो बहुत ही अच्छा है, जो योगानंद जी से आपको मिलवाता है कि योगानंद जी किस तरह के व्यक्तित्व थे। तो उस वीडियो को आप देखिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ये आपको कुंडली विश्लेषण कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।